ऐसे में उन्हें सीधे तौर पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हमने 1 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत बंद का आह्वान किया था, फिर भी हमने मध्य प्रदेश सरकार को 4 दिन का समय दिया है। अगर 5 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, 4 तारीख तो 5 तारीख को पूरी मध्य प्रदेश की पंचायतों में ताले लगेंगे। वहीं सरपंचों की मांगों पर सियासत गर्मा गई है। एक और कांग्रेस ने सरपंचों की मांग को जायज बताते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर पंचायतों के अधिकार में कटौती कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरपंचों को हड़ताल के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालने की नसीहत दे रही है। वो पूरे विकास के अधिकार सरपंचों को प्राप्त हैं और अगर उनको लगता है कि अभी उसमें भी कोई कमी है तो सरकार के सामने अगर वो कोई बात रखेंगे तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार को पंच और सरपंचों के अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए। पंच परमेश्वर उनको नाम दिया गया और राजीव जी ने उनको सारे अधिकार दिलाए थे। ऐसे में इस पर कटौती नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी का प्रोग्राम है और वो जो आंदोलन कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनके। बड़ी अजीब विडंबना है, प्रदेश सरकार देश भर में पंचायती राज का बखान कर खूब वाहवाही लूट रही है, लेकिन अंदर खाने व्यवस्था की सड़ान किसी को दिखाई नहीं देती। बहरहाल जो भी हो, अब प्रदेश भर के सरपंच अपने हक के लिए एकजुट हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा है, या तो सरकार उन्हें अधिकार दें, नहीं तो वे 5 जून से 213 जनपद मुख्यालयों पर बेमियादी धरना देंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। नितिन जी, सरपंचों की मांगे कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो लामबंद हो रहे हैं तो कुछ तो सवाल खड़े होते हैं। ये एक नया सिस्टम जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने लॉन्च किया है, जिसमें सरपंचों को चेक काटना या पंचायत से कोई भी चेक काटना, इसको बंद किया गया है। और सारा पैसा जैसे ई पेमेंट के जरिए जाता है, वैसे आरटीजीएस के जरिए जो है वो एक काम का, किसी भी काम का पैसा होगा वो जाएगा। मुझे लगता है कि सरपंचों की जो मूल लड़ाई है वो यही होगी कि वो चाहते होंगे कि उनको चेक काटने का अधिकार वापस मिले। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने पारदर्शिता के लिए ऐसा किया है और सरपंचों को कम से कम इस मांग पर नहीं अड़ना चाहिए कि उनको चेक काटने का अधिकार मिले। बाकी अगर सरपंचों की कोई अधिकार की बात है तो वो जनप्रतिनिधि हैं और उनको उनके अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार। लेकिन शर्मा जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा, कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था, अमित शाह आए थे। कहीं ना कहीं भाजपा अपना परचम लहराने की बात दावा करती है कि उनका हर पंचायत पर कब्जा है। निकाय चुनाव में भी उन्होंने जीत का दावा किया है। तो अपने अगर उनके सरपंच है तो क्या उनको भरोसे में नहीं लिया जा सकता था कि ये व्यवस्था है, उद्देश्य पारदर्शिता है? राकेश जी, मध्य प्रदेश नौकरशाह चला रहे हैं, तो जब भी जो भी चीजें हुई हैं ये नौकरशाहों द्वारा की गई हैं कि हम जो है वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें कोई गलत ना हो, तो इसलिए सारा पेमेंट जो है वो ई पेमेंट के जरिए जाएगा, खाते से खाते में जाएगा, ये सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन आपकी बात सही है कि इसमें सरपंचों को या जिन लोगों को भी चेक काटने के अधिकार थे उनको विश्वास में लिया जा सकता था। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, सरपंच जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होते हैं, सीधे संबद्ध नहीं होते। तो जो भी सरपंच हैं, भारतीय जनता पार्टी पीछे से जो है वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध जो सरपंच हैं वे भी पीछे से इस हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए जो सरपंच हैं वो इस लड़ाई में आगे आ गए हैं और इस लड़ाई का, और कांग्रेस उसको हवा दे रही है। हमारे साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप तो जानना चाहेंगे कि आखिर जो सरपंच दिल्ली तक या भोपाल तक पहुंचे हैं और अब वापस कह रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो अपने क्षेत्र में जाके आंदोलन करेंगे, तो कहीं सरकार से उनकी बातचीत हो रही है या संवादहीनता ही बरकरार है? सरकार से राकेश जी उनका बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन सरकार उतना तवज्जो इनकी मांगों को नहीं दे रही है। इसके पीछे कारण यह है कि जो पंचायती राज में जो वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी उसको लेकर ब्यूरोक्रेट्स ने जो सरकार को एक सुझाव दिया था कि ये सीओ और कलेक्टर्स इनको पावर दे दी जाए। तो ऐसे में यही लड़ाई इनकी चल रही है। सरपंचों उप सरपंचों का कहना है उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है, वो सिर्फ सीओ पर निर्भर हैं या फिर कलेक्टर्स पर निर्भर हैं। हाँ, यही बात हमारे स्टूडियो में नितिन शर्मा जी भी कह रहे हैं कि नौकरशाहों की इसमें एक बड़ी भूमिका है। लेकिन ये जो आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन, बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, ये कांग्रेस समर्थित है या इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं? देखिए राकेश जी, ये गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव हुए थे और पंचायतों के चुनाव में जो बात सामने उस समय निकल कर आई थी कि जहां तक कांग्रेस समर्थित पंच, सरपंच, उप सरपंच जीते हैं
तो ऐसे में कह सकते हैं कि संख्या विपक्ष के जो दल हैं उनकी ज्यादा है, और तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहेगी कि ये इनकी लड़ाई में वो इनके साथ दे और खुलकर साथ दे। 23,000 पंचायतें हैं, तो कह सकते हैं कि बड़ा एक खतरे की घंटी है सरकार के लिए इनकी मांगों को अनदेखा करना, अनसुना करना, क्योंकि अगर ये आंदोलन करते हैं 5 जून को जैसा उन्होंने कहा है, तो इनका कहना है कि पंचायतों में ताले लगाकर ये धरना प्रदर्शन करेंगे, और इनका यहाँ तक कहना है कि रास्ते सड़कें जाम कर देंगे। अभी ताजा स्थिति क्या है? ये भोपाल आए हैं, किसी से मुलाकात हुई है या सड़क पर ही है, या सिर्फ ज्ञापन देकर के इन्होंने अपनी औपचारिकता पूरी की है और चेतावनी देकर भोपाल छोड़ देंगे? आज इनकी एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये तय हुआ था कि गोपाल भार्गव से मिला जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इन्होंने एक मेमोरेंडम पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव को दिया है और कहा कि 5 जून तक अगर मांगे नहीं मानी जाती तो अब वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और ये कह सकते हैं कि पंचायती राज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा देखने को मिल सकता है। चलिए अनिल जी, हम आपको अभी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नितिन जी, ये जो मुद्दा है, निश्चित तौर पर जब विकास की बात होती है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम ग्रामीण विकास पर जोर दे रहे हैं। वो जो भी बात कर रहे हैं, किसानों के भूमि अधिग्रहण के बिल की बात हो, ऐसे में अगर वहां के सरपंच ही नाराज हो जाते हैं, बात मध्य प्रदेश की ही कर रहे हैं, तो कहीं जो विकास का एजेंडा है शिवराज का, वो प्रभावित नहीं होगा? राकेश जी, निश्चित ही इससे विकास का एजेंडा प्रभावित होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सरपंच चुन के आया है, ये माना जा सकता है कि उसको उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए, तब उसको सरपंच बनाया। तो बात केवल सरपंच की नहीं है, बात यह है कि इससे गांव के गांव विरोध में खड़े हो जाएंगे कल को, और अगर गांव के गांव विरोध में खड़े होंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार को परेशानी उठाना पड़ेगा। गांव में विकास कार्य तो रुकेंगे ही, साथ में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता ग्रामीण क्षेत्र में है, उस पर भी इसका वो कहीं ना कहीं माहौल खड़ा होगा, क्योंकि सरपंच सुदूर क्षेत्रों में महत्व रखता है और जनता उसके पीछे खड़ी होती है। बीजेपी उसका फायदा उठाती रही, भले ही गैरदलीय चुनाव क्यों ना हो। अनिल सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और सरकार अधिकारों के विकेंद्रीकरण की जरूरत जताकर ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ सरपंच और उप सरपंचों के अधिकार में कटौती रोकने की ओर कदम बढ़ा रही है। तो सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है, उसका एजेंडा क्या है, क्योंकि निकाय चुनाव से लेकर के प्रदेश में ही नहीं, अब वो देश की सत्ता पर भी काबिज है। अगर ये विरोध जायज है तो सरकार को इन मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोनी के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए, और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है। ये 1 वर्ष सबके साथ सबके विकास का वर्ष है। पॉलिसी पैरालिसिस समाप्त हो गया, फैसले फटाफट लिए जा रहे हैं, विकास दर बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, पूरा देश एक नए आत्मविश्वास के साथ उठ के खड़ा हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। आज पूरी दुनिया में भारत की साख भी है और धाक भी है। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नमामि गंगे योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक के माध्यम से छोटे व्यवसायियों को धन उपलब्ध कराने की योजना, करोड़ों करोड़ लोगों के मन में एक नए आत्मविश्वास का संचार कर रहे हैं। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेरा ये विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा।
देश बढ़ेगा, मध्य प्रदेश बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, युग दृष्टा, सफल वैश्विक नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को 1 साल के सफल कार्यकाल पर हार्दिक बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 16 दिसंबर 2012 ये वो तारीख थी जब दिल्ली का दिल रोया था। निर्भया कांड के जख्म शायद आज भी आपके जेहन में जिंदा है। ये मामला तो दिल्ली का था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश में सामने आया है। शिवपुरी के कैमरार गांव में एक बार फिर इंसानियत को तार तार करने वाले इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां गांव के 6 लोगों ने पहले एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप किया, फिर दरिंदगी का ऐसा खेल खेला जिसे सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें हैं इंसानियत को झकझोर देने वाली। ये नुमाइश है हैवानों की हैवानियत की। वो हैवान जो अपनी हवस के आगे कुछ भी नहीं सोचते। चलिए पहले हम आपको 2 साल पहले दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, यही कहते हैं ना आप अपनी राजधानी को। लेकिन 16 दिसंबर 2012 की वो तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। निर्भया कांड के जख्म आज भी दिल्ली के दिल में बदस्तूर जिंदा हैं। उसी निर्भया कांड के बाद इस तरह की हैवानियत से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन कानूनों का क्या, वो तो बनते ही हैं टूटने के लिए। आप अब जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भले ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हो, लेकिन दिल्ली के निर्भया कांड से बिल्कुल जुदा नहीं है। शिवपुरी में 6 दरिंदों ने एक आदिवासी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसे देखकर पशुता भी मन मारकर रोने को मजबूर हो जाए। गोवर्धन थाने के कैमरारा गांव से एक महिला ने रिपोर्ट की थी, जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके कि उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है कुछ लोगों द्वारा। मामले में मेडिकल करा के उसको ग्वालियर रेफर किया गया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वारदात पोहरी के गोवर्धन थाना के कैमरारा गांव की है, जहां जादू टोने के शक में 6 लोगों ने आदिवासी महिला के साथ रेप किया, फिर उसके नाजुक अंगों में लोहे की रॉड डाल दी, बिल्कुल निर्भया की तरह। वो दर्द से चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई भी उसकी गुहार नहीं सुन सका, बिल्कुल निर्भया की तरह। लेकिन यहाँ वो जैसे तैसे पुलिस के पास पहुंची और अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि महिलाओं, बेटियों के सम्मान का दावा करने वाले इस प्रदेश में आखिर ये महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? और क्या गिरफ्तारी ही इन दरिंदों की असली सजा है? सवाल उठते हैं। शिवपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर के दुबे। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर राशिद अहमद खान। राशिद जी, आरोपियों की गिरफ्तारी ही काफी है? देखिए राकेश जी, इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ओमकार, जनवेद, पप्पू, रामदयाल, सोबलिया जो हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन तरह से हैवानियत बरती गई है, जिस तरह से दरिंदगी की गई है, जो गोवर्धन थाना के कैमरारा गांव है, उसमें हम सबसे पहले पूरी जो तफसील से जानकारी आपको दे दें। राकेश जी, जो महिला है वो अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अकेले रहती थी। उसका जो पति है वो गुजरात में मजदूरी करने के लिए गया था, लेकिन और ये जो महिला है वो अकेले अपनी बच्ची के साथ रहती थी। जो गांव के ही दलित लोग थे, उनको इस महिला पर जादू टोने का शक था, लिहाजा इन लोगों ने 29 से 31 मई तक इस महिला को उसी के घर में
बंधक बनाकर रखा और उसके साथ उसकी मासूम बच्ची के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं राकेश जी, हैवानियत की हदें पार करते हुए जो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया केस हुआ था, उसी की तरह हैवानियत इस महिला के साथ बरती गई। किसी तरह वो शुक्र है कि जो बच्ची है वो जान बचाकर उस घर से निकली और एक गांव के ही एक चौकीदार को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और महिला को पहले जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद ग्वालियर। अब उसकी हालत कैसी है राकेश जी? हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है, लगातार डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं, उसका इलाज जारी है। जो बच्ची है वो क्या इस मामले में राशिद जी जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, मंत्री हैं, सांसद हैं, किसी ने उसकी खैर खबर ली? देखिए राकेश जी, ये जो सवाल है बेहद लाजमी है उठना, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है घटना के बाद सारे सवाल उठने लगते हैं। खैर खबर लेने की अगर हम बात करें, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, क्योंकि ग्वालियर। चलिए राशिद जी, आप हमारे साथ जोड़े जाइए। बड़ा दुर्भाग्य है नितिन शर्मा जी कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है जो वोट के लिए पहुंच जाता है, बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, और उस सांसद उस क्षेत्र का बड़ा जिम्मेदार है, मंत्री भी बड़े जिम्मेदार हैं। क्या सोचते हैं ऐसी घटना अगर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देखने को मिल रही है? राकेश जी, इस समय प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री ग्वालियर की हैं, शिवपुरी की मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उसके बाद भी किसी का ना पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण। और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्योंकि शिवपुरी ग्वालियर से सटा हुआ इलाका है, ग्वालियर से हैं। अनूप मिश्रा जो अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं वो मुरैना से हैं। लेकिन बड़े बड़े चेहरे हैं, जिम्मेदार बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन इन बड़े बड़े चेहरों के क्षेत्र में जिस तरीके से अराजकता फैल रही है वो चौंकाने वाली है। यदि इंदौर में पुलिस डंडे चला सकती है, लेकिन ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी, मध्य प्रदेश का इतिहास कहता है कि यहाँ पर बदमाश ही डंडे चलाते हैं और गोली चलाती हैं और पुलिस मूक बन के देखती रहती है। नितिन जी, लेकिन प्रशासन की बात तो उठती है, घटना है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हो जाती है, लेकिन कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को रोकने और आरोपियों को पकड़ने तक सीमित नहीं हो जाती है। कोई और भी विकल्प होते हैं जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। क्या शिवपुरी में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है? आदिवासी क्षेत्रों में टोना टोटका, शिवपुरी में भी आदिवासी बहुतायत में है, टोना टोटका कई जगह होता है और उसके परिणाम स्वरूप इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने में आ चुकी हैं। यहाँ बलात्कार की घटनाएं, कहीं किसी को मार दिया जाता है, किसी को बंधक बना लिया जाता है, टोने टोटके में जला दिया जाता है। निर्भया कांड से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, तो इस गंभीर मामले में क्या अपेक्षा होगी शिवराज सरकार से, जो महिलाओं के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ करके उनके विकास के दावे करते हैं, उनको सहूलियत देते हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं। इस घटना पर क्या उम्मीद की जा सकती है कि मुख्यमंत्री इस पर नोटिस करेंगे? राकेश जी, नोटिस करना ही चाहिए। अगर हम हमारे प्रदेश में इस बड़ी घटना पर नोटिस ना करें तो फिर वही बात होगी कि दिल्ली की घटना को पूरे देश ने नोटिस करा, लेकिन यदि एक गांव में कोई घटना हो जाए, क्योंकि किसी भी महिला की आबरू चाहे वो दिल्ली में रहती हो। जी, कुछ दिन पहले ही महिला पंचायत हुई थी। दूसरी बात है, देखते हैं वहां के कलेक्टर आकर मुख्यमंत्री को क्या फीडबैक देते हैं। राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम शर्मिंदा हैं, एक बेबस बेसहारा अबला की आबरू से खिलवाड़ किया गया। आरोपी भले ही गिरफ्तार हो गए हों, कानून उनको सजा भी दे दे, लेकिन फिर भी सवाल उठना लाजमी है। सवाल आधी आबादी की सुरक्षा का, सवाल समाज में फैल रही हैवानियत को रोकने के लिए जरूरी जागरूकता का, और एक बड़ा सवाल ऐसी घटनाओं को क्या रोका जा सकता है, तो आखिर कैसे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सपनों का खंडहर। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोनी के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए, और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। आस्था और आध्यात्म की नगरी उज्जैनी 12 साल लंबी प्रतीक्षा के बाद फिर बनने जा रही है सिंहस्थ की साक्षी। विश्व में आस्था का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ महाकुंभ। कुंभ जहां केवल आचमन से ही मनुष्य अमृत ऊर्जा से सराबोर हो जाता है, और स्नान के साथ पवित्र शिप्रा की हर एक डुबकी
पुण्य फल देने वाली होती है। आस्था के इस उत्सव में देश विदेश से 5 करोड़ से भी अधिक धर्मावलंबियों की आमद की उम्मीद है। इन करोड़ों श्रद्धालुओं की अगुवाई के लिए दिनों रात तैयार हो रहा है उज्जैन। सिंहस्थ की पदचाप महाकाल की इस नगरी में हर तरफ सुनाई ही नहीं दिखाई भी देती है। सिंहस्थ क्षेत्र में बनाए जा रहे 100 से भी अधिक इन अस्थायी मार्गों में देखिए, सिंहस्थ को सफल बनाने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार के भागीरथी प्रयास। सिंहस्थ नगर के निर्माण के लिए किया गया 4000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए तैयार किए जा रहे 7.25 किलोमीटर लंबे घाट, सुलभ होते पहुंच मार्ग, नए पुलों का निर्माण, उज्जैन के बाहरी और भीतरी रिंग रोड पर चौकस होते इंतजाम, श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए अस्थायी आवास। सिंहस्थ के आयोजन में संचार और तकनीक के आधुनिकतम प्रबंध किए जा रहे हैं। कठिन तप साधना करने वाले साधुओं का समागम, इन संतों के सानिध्य में मोक्षदायिनी डुबकी का महाकुंभ भर नहीं होगा सिंहस्थ। ये समागम इस बार भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व तक मानवता का संदेश पहुंचाएगा। तो तैयार हो जाइए पवित्र नगरी उज्जैन आने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अटल जी के नाम पर मोदी सरकार ने ही नहीं बल्कि बीजेपी की रमन सरकार ने भी योजनाएं शुरू की हैं, जिसका मकसद गरीबों को उनका हक और सुविधाएं दिलाना है। एक ऐसी ही अटल आवास योजना के तहत मकान तो बना दिए गए, लेकिन उसका लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की। यह है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। 2008-2009 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से प्रदेश सरकार ने सस्ते दर पर गरीब परिवारों को अटल आवास का सपना दिखाया था। इस योजना का लक्ष्य था सस्ती दरों पर जरूरतमंदों को घर दिया जाए। सरकार ने भी इस योजना को कारगर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही भी सामने आए ताकि उन्हें एक अच्छा घर नसीब हो सके, लेकिन उनका ये सपना कुछ सालों में ही टूट गया। वो कैसे, आप खुद ही सुन लीजिए। संघ प्रशासन के द्वारा गलत स्थान चयन करने के कारण पहला, दूसरा घटिया निर्माण होने की वजह से यहाँ पे आम आदमी या कोई भी रहना नहीं चाहता है। शहर की तो दूर गांव के लोग इसमें रहना नहीं चाहते हैं कि कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं है। शाम होते ही ये अटल आवास शराबियों का अड्डा बन जाता है। मकान खंडहर में बदल रहे हैं। जिले में हितग्राहियों को मकान मिले भी तो कैसे मिले, क्योंकि जिले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का न तो कोई अधिकारी है और न ही कहीं दफ्तर। इस पूरे मामले में जब जिले के प्रभारी कलेक्टर संजीव झा से हमारी टीम ने योजना की खस्ता हाल के बारे में जानकारी ली तो उनका रटा रटाया जवाब सुनने को मिला। द्वारा इसके बारे में मुझे बताया गया है, मैं इसमें समस्त संबंध जो लोग हैं उनसे जानकारी लेकर के आपको बता पाऊंगा। मामले में क्षेत्र के विधायक और श्रम मंत्री ने भी एक बेतुका बयान दिया। मंत्री जी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हमने खुले बाजार में चुनौती दी है, जिसे इन मकानों में रहना है आकर रहे। तो खुले बाजार में चुनौती दे रहा है, कोई आए तो कोई आने को तैयार हो तब ना बना दिया गया। अभी तो हमने सबको बोल दिया जिसको नहीं मिल रहा है मकान वकान जाके रहना शुरू कर दिए कई लोग। एक तरफ गरीब बिना छत खुले आसमान में जीने को मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं में तैयार किए मकानों का ये हाल शासन की व्यवस्था की पोल खोलता है। ऊपर से जनप्रतिनिधियों का जवाब ऐसा रहा तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जनता अपने हक के लिए आखिर कहां जाएगी। कोरिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह, साथ ही कोरिया से जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी। अमित, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला है आखिर है क्या? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा 2008-9 में अटल आवास के नाम से ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण से ये घर बनाए गए थे और इसमें हितग्राहियों से जो इनको मकान लेना था उनसे कुछ पैसे भी लिए गए थे, लेकिन ये जो योजना की जमीन को लिया गया था वो इतनी दूर और इतने सुविधाओं से दूर थे कि यहाँ पे लोग आकर के नहीं बैठ पाए।
इस वजह से यहाँ पे असामाजिक तत्व का जमाना बढ़ गया और वहाँ पर जो निर्माण कार्य किए गए थे वो भी गुणवत्ता। तो अमित, जिन्होंने पैसे जमा किए थे उनकी दिलचस्पी नहीं है या फिर प्रशासन जिसने ये मकान बनाए वो लोगों को यहाँ तक नहीं ला पा रहा है? आखिर वजह क्या है इसमें? देखिए, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का यहाँ पे कोरिया में कोई भी ऑफिस नहीं है, इसलिए इन लोगों का सामंजस्य उनसे बैठ नहीं पा रहा। उन विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, उनको क्या दिया जा रहा है, उसकी कोई भी जानकारी कोरिया जिले के हितग्राहियों को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। जी, कहीं ना कहीं समन्वय का भी अभाव है। सत्येंद्र, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये तो कोरिया का मामला है, ये सिर्फ कोरिया तक सीमित है या कई और जिलों में भी यही स्थिति है? सत्येंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए नितिन जी, ये जो एक वानगी देखने को मिल रही है अटल आवास योजना के लेकर के, जो कोरिया का पूरा मामला है, ये स्थिति पूरे देश में है। गरीबों के लिए जो मकान बनाए जाते हैं उन मकान में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। वो कई बार शहर से दूर बनाए जाते हैं, वो लोगों को काम करने शहर आना पड़ता है। इसलिए जब भी इस तरह के मकान बनते हैं वो मकानों में जिन लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो हितग्राही इसमें नहीं जाते। चलिए, रोटी कपड़ा और मकान की आड़ में राजनीति तो बहुत हुई है, लेकिन अभी भी जरूरतमंदों को इसकी दरकार है, चाहे फिर वो सुदूर क्षेत्रों की बेसहारा और गरीब लोग ही क्यों न हो। फिर शहरी क्षेत्र में भी उपेक्षा के शिकार कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 जून की रोटी की जुगाड़ तो लगा लेते हैं, लेकिन आवास उनको फिर भी नसीब नहीं होते हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए नितिन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अमित, आपका धन्यवाद। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोनी के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए, और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, इसलिए विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में मैं हूं आपके साथ दीक्षा। झुलसाती गर्मी में आज से जेब पर भी आग लग गई है। 1 जून यानी आज से सेवा कर में बढ़ोतरी हो गई है और जेब को जोर का झटका लगा है। क्या हुआ महंगा और क्या है इसके असर, दिखाएंगे स्पेशल की पहली खबर में। दूसरी खबर में ऐसी जो रूह कपा देगी, जो शर्म करने पर मजबूर कर देगी, जो सवाल करेगी क्या इंसानियत जिंदा है। और तीसरी खबर में दिखाएंगे प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नियों ने की पति की हत्या। आज से आम आदमी की जेब पर महंगाई का तड़का लग गया है। होटल में खाना महंगा, सफर पर जाना महंगा, सब कुछ महंगा होगा। 16 सेवाओं को छोड़कर जो भी सेवा आप हासिल करेंगे उसके बदले आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय बजट में प्रस्तावित सेवा कर में बढ़ोतरी आज से देश भर में लागू हो रही है, जो 12.36% से बढ़कर 14% हो गई है, जिसमें करीब 1.5% इजाफा किया गया है। यानी तमाम सेवाओं के लिए अब आपको पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। तो जेब को झटका लगा है। जो महंगी होंगी उस पर एक नजर डाल लेते हैं। रेस्टोरेंट में खाना, होटल में रहना, मनोरंजन, हवाई यात्रा करना, ट्रेनों के एसी क्लास के टिकट,
माल ढुलाई, इवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग, सैलून, शराब, बीमा,